हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्योंकि हम pyridine के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे थे और pyridine के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने क्या देखा कि जो हमारा कार्बन सेकेंड है और जो कार्बन फोर्थ है, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल, आपको पता ही है कि न्यूक्लियोफाइल जब आएंगे तो ये इस कार्बन पे अटैक करेंगे, पाई बॉन्ड खुलेगा, माइनस चार्ज इस पे आएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और माइनस चार्ज एन पे आएगा। तो एक तरीके से जो कॉन्जुगेट अटैक होता था उसको मान फोर्थ पोजीशन पे है और एक सेकेंड पोजीशन पे है। इसीलिए अगर कोई लिविंग ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे लगा हो या वो लिविंग ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे लगा हो तो उस लिविंग ग्रुप को हटाना हमारे लिए आसान है ना। लेकिन अगर वही लिविंग ग्रुप थर्ड कार्बन पे लगा है तो दिक्कतें आएंगी। क्यों भैया? क्योंकि थर्ड कार्बन पे अगर लिविंग ग्रुप आपने अटैच किया हुआ है तो आप देखिए, समझिए और बताइए मुझे कि अगर pyridine में लिविंग ग्रुप्स मौजूद हैं और न्यूक्लियोफाइल मेरे सामने आ गया अटैक करने के लिए, तो भैया किस कंडीशंस पे सब्स्टिट्यूशन होगी, किस पे नहीं होगी, जरा सोचिए। तो न्यूक्लियोफाइल अगर इस कार्बन पे आएगा भैया, तो अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव को पसंद करते हैं, तो माइनस चार्ज हमारे सामने बनेगा रिंग पे। तो लिविंग ग्रुप है और यहां न्यूक्लियोफाइल है और माइनस यहां जनरेट हो रहा है। तो अभी तो कार्बन पे माइनस है, लेकिन ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने पे ये माइनस चार्ज जनरेट होगा किसके ऊपर में बताओ? माइनस चार्ज एन पे आएगा और ये लिविंग ग्रुप हमारे सामने है और न्यूक्लियोफाइल यहां पे मौजूद है। अब ये माइनस चार्ज स्टेबल है, यस, बिकॉज एन पे माइनस बन सकते हैं। एन पे प्लस बनना मुश्किल था पर एन पे माइनस तो बन ही सकते हैं ना यार। तो यानी यस, एन पे माइनस बनेगा और लिविंग ग्रुप के बाद आप कह सकते हो कि ये वापस आएगा और लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करेगा, हटाएगा इस जगह से, और हटाने के बाद आपके सामने जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा, न्यूक्लियोफाइल आ गया है, सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। बट अगर सेकेंड कार्बन की बात करें, सेकेंड सेंटर की बात करें, तो भैया न्यूक्लियोफाइल आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और काफी मजा आया क्योंकि एन पे माइनस बन गया है और माइनस स्टेबलाइज्ड सिस्टम है। ये लिविंग ग्रुप मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, माइनस बना, लिविंग ग्रुप को हटाइए और हटाने के बाद यस, वी हैव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मैं थर्ड कार्बन पे आऊंगा और यहां पे अटैक कराऊंगा तो आपको पता है कि नाइट्रोजन पे जब अटैक होगा, सॉरी कार्बन पे जब अटैक होगा तो देयर विल बी अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सॉरी सिस्टम एंड लिविंग ग्रुप इज देयर। माइनस चार्ज यहां पे, यही माइनस चार्ज सिस्टम्स आप देख सकते हैं, रेजोनेंस करने जा रहा है, चाहेगा कि भैया किसी तरीके से क्या मुझे नाइट्रोजन का प्यार मिल सकता है क्या? तो आप कह सकते हैं भैया इनका प्यार तो तुम्हें मिलने ही वाला नहीं है, बिकॉज माइनस चार्ज यहां से रेजोनेंस करता हुआ आगे बढ़ेगा और कभी भी माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो या थर्ड कार्बन पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो फेवरेबल नहीं होंगे। लेकिन सेकेंड कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो यस, दैट विल बी अ सक्सेसफुल कंडीशंस विल बी देयर। तो कभी भी हमारे सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस pyridine में करानी हो तो ये बात आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो समझिए कि जी हाँ, आज के बाद हमारे pyridine बाबू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएंगे अगर उनमें कोई लिविंग ग्रुप है और आपने किसी न्यूक्लियोफाइल को भेज दिया है और आप न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को अच्छे से जानते हो तो आप कह सकते हो कि थर्ड कार्बन और सेकेंड कार्बन और सेकेंड थर्ड फोर्थ पे फेवरेबल, थर्ड पे नहीं है, सेकेंड और फोर्थ पे है। इसलिए देखो ना, समझो कि मान लें हमारे पास pyridine दी गई है और इसमें लिविंग ग्रुप दो लगा के दिए गए हैं। कौन कौन से? अगर लिविंग ग्रुप एक यहां और एक यहां लगा के दिया गया है, कोई लिविंग ग्रुप है, अभी मैं लिविंग ग्रुप को जनरली हैलोजेंस इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, और मैंने न्यूक्लियोफाइल को भेजा है, तो आप मुझे बताइए आसानी से कि लिविंग ग्रुप किस जगह से रिप्लेस होने वाला है। तो आप खुद समझ गए लिविंग ग्रुप की कंडीशंस, भैया यहीं से रिप्लेस होगा, ये लिविंग ग्रुप यहां पर रह जाएगा। वही कहानी ये भी है कि अगर लिविंग कंडीशंस मेरे सामने यहाँ पे दी गई है, लिविंग ग्रुप यहाँ लिविंग ग्रुप है और लिविंग ग्रुप इस जगह पे है और न्यूक्लियोफाइल मैंने भेजा है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि भैया सेकेंड नाइट्रोजन पे जाइए और लिविंग ग्रुप को हटाइए और न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह दे दीजिए, बट थर्ड पे मत जाइएगा क्योंकि थर्ड पे आपको इज्जत नहीं मिलेगी, है ना। तो ये कहानी है लिविंग टेंडेंसी ऑफ, कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशंस पोजीशंस की, समझ गए। तो ऐसे रिएक्शंस कैसे दिखते हैं जरा सोचते हैं इसके बारे में। तो पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, बेसिकली मान लें मेरे सामने यहाँ पे रिएक्शंस कराने के लिए मैंने pyridine को रखा, यानी और यहाँ पे मैंने डाल दिया है N और यहाँ पे डाल दिया है क्लोरीन।
N और बगल में है हैलोजन, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि भैया यहाँ मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल को भेज दिया है, लाइक RNH2 को भेज दिया है, लो अमीन को भेज दिया है। और फिर मैंने पूछा कि भैया अगर इसके साथ रिएक्शंस कराने जाओगे तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो ये N का लोन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, और जब शिफ्ट होगा तो वापस आएगा और Cl को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, एक बार एक रिएक्शंस को दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन आया, यहाँ माइनस बने, यहाँ आपके पास Cl है, यहाँ NHR है ना, अटैक किया इसने, प्रोटोनेशन मान लो हो गया है, N पे प्लस चार्ज भी आ गया है, तो यहाँ से ये बाहर निकला, Cl को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। जैसे Cl यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकला है और यहाँ पे वापस एरोमेटिसिटी जनरेट हुई है NH, और ये लास्ट में प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, Cl-H को खा जाएगा और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा NHR, अमीन बन जाएंगे। सिंपल है। उसी तरीके से इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास यहाँ अमीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे आप डाल दीजिए किसी NaOH को, क्या डाल दीजिए, NaOH को। बताइए कंडीशंस क्या है, यहाँ अगर NaOH को डाल दोगे तो विल बी ए Cl, और Cl अगर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप OH को पाएंगे और Cl यहाँ से रिप्लेस होकर के चला जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिएक्शंस कैसे अंजाम आपको देनी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पे होंगे सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आप जरा इसको खुद ट्राई करिए। अगर आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है और यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, और यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल दिया गया है, ढंग से बताइएगा। यहाँ मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है CH3SH और NaOH। जरा यहाँ पे प्रोडक्ट P क्या बनेगा, जरा आप पहले खुद ड्रॉ करके देखिए, बनाइए इसको। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बताएं मुझे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो बेसिकली आप देखेंगे, आप सॉल्व करके इसको बनाइएगा। NaOH आपके पास है तो ये बेस न्यूक्लियोफाइल दोनों है, तो अगर यहाँ CH3SH दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, ये OH माइनस पहले सल्फर का अटैक करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो यही हो जाएंगी, और यहाँ बन जाए CH3S माइनस, ये एक न्यूक्लियोफाइल आपका नया बन के तैयार है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल आपका बन के तैयार हो गया, तब मुझे बताइए कि ये न्यूक्लियोफाइल बन के अगर तैयार हो गया तो फिर यहाँ पे आपके पास दोनों क्लोरीन सेंटर हैं। अब कहां अटैक होगा, अटैक इस कार्बन पे होगा या अटैक इस कार्बन पे होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, अटैकिंग सेंटर जो हमारा बन गया है वो ये बन गया है, और यहां से सल्फर हटेगा, मतलब क्लोरीन हटेगा, और यहां आपके S3R बन जाएगा, और यहां पे आपके पास बन जाएंगे क्लोरीन। क्या मेरी बात आप समझ गए। तो ऑफ कोर्स पहले यहाँ एसिड बेस रिएक्शंस करा के न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया S- आपने, वो S- आपके 4th कार्बन पे पहुंचा, क्योंकि वहां सब्स्टिट्यूशन आसान है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी रिएक्शंस हैं जिसमें आप हैलोजेंस को सब्स्टिट्यूट करने के बारे में थोड़ा सोचोगे। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ रिएक्शंस हैं जो क्लेडन में आप पढ़ने वाले हो, है ना। तो कुछ रिएक्शंस में यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझें और इसको बनाने की कोशिश करें। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जैसे कि पहला रिएक्शंस जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, फाइनली देखो यहाँ पे, जैसे मेरे पास पिरिडीन है और पिरिडीन में मैंने यहाँ पे लगा दिया है OMe ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे है RNH2, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी तरीका से वी हैव अ पिरिडीन एंड वी हैव अ ब्रोमीन एंड वी हैव अ OCH3 एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। और ये कुछ रिएक्शंस हैं, N है, कुछ NO2 यहाँ पे आपके सामने लगा दिया मैंने, चलो यहाँ NH2 लगा दिया है और यहाँ OMe ग्रुप लगा दिया है, और यहाँ पे आपके पास लगा दिया है RNH2, P बनाइए, और यहाँ पे डालिए थोड़ा H2 निकल, और यहाँ बनाइए Q। ट्राई करिए जरा इसको। तो आप जरा सोचिए, यहाँ RNH2 है और सेकेंड कार्बन पे OMe ग्रुप लगा हुआ है, तो जैसे एस्टरो में हम OMe ग्रुप को रिप्लेस तो करते थे ना यार, ऐसा नहीं है कि लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, ये होता है लिविंग ग्रुप। तो NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो अटैक करेगा, N पे माइनस आ जाएगा, और माइनस आने के बाद देखिए जरा सोचे, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ आपके पास माइनस, यहाँ आपके पास दोनों ग्रुप लगे हैं, OMe है और N पे क्या है, H R प्लस।
तो ये वापस आया, अब बोलो इसमें से निकले कौन, तो O अपना H को खाते हुए निकल जाएगा यहां से बाहर, भैया निकल गए बाहर, H प्लस यहां पे मौजूद है इसके लिए, और फाइनली वी हैव अ प्रोडक्ट अमीनोपिरिडीन। क्या है बच्चों, ये अमीनोपिरिडीन बन गया। क्या मेरी बात आप समझ गए? और यहां से आप RNS जो भी मिथनॉल है वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यहां बताइए, यहां NaNH2 है और यहां आपके पास OMe भी है और यहां पे आपके पास Br भी है। आप इन दोनों में किसको रिप्लेस करोगे? फिर कहानी आ जाएगी, भैया इतना तो पता है मुझे, Br लिविंग ग्रुप बेटर है, तो सेकंड कार्बन पे हमारे पास OR लिविंग ग्रुप है और Br हमारे पास यहां मौजूद है, तो हम किसको लेफ्ट करने वाले हैं, इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि Br लिविंग ग्रुप इज बेटर। तो इसका मतलब यहां पे आपने देखा कि यहां हमारे पास OCH3 है और यहां पे हमारे पास NH2 बनके तैयार हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन फोर्थ पोजीशन सेकंड पोजीशन पे दोनों पे होते हैं। अगर फोर्थ पे बेटर लिविंग ग्रुप है या सेकंड पे बेटर लिविंग ग्रुप होता तो कंपटीशन बनता कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है, वहां से सब्स्टिट्यूशन करा दीजिए। यहां बताइए, यहां RNH2 है, यहां NO2 थर्ड कार्बन पे, तो सब्स्टिट्यूशन होता नहीं और लिविंग ग्रुप भी नहीं है। यहां NH2, यहां OMe है, बेटर लिविंग ग्रुप OR, N पे माइनस O पे माइनस बेटर O पे माइनस, तो इसका मतलब यहां पे आपके पास ये क्लेडन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये कुछ क्लेडन के एग्जांपल से हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे। अभी मैं लेवल कह सकते हैं लेवल 1 ही चल रहा है आपका, क्योंकि अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की ओर आगे नहीं बढ़े हैं, अभी तो सिंपल मॉलिक्यूल्स पे चल रहे हैं। NH2 और यहां भी क्या बन जाएगा, NHR बन जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? तो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स जिनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आगे करना क्या है। तो उसके बाद देखो, अगर H2 निकल डाल दिया तो इसका काम क्या होता है, NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। H2 निकल अगर आपने डाल दिया है तो दिस विल बी द रिडक्शन, ये NO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। समझ गए? तो यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो हम लोग दिखाएंगे भैया, पिरिडिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, सेकंड कार्बन फोर्थ कार्बन पे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली पिरिडिन की कुछ रिएक्शंस है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से जानी जाती हैं, बेसिक रिएक्शन से आराम से आप इसको टैकल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, जरा सवाल को समझने की कोशिश फिर से करें। अगला है, क्योंकि चलो पिरिडीन की रिएक्शंस तो हमने पढ़ ली और पिरिडीन के हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट कुछ मॉलिक्यूल्स में देने वाला हूं, उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। क्या है ध्यान देना? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसको बोला जाता है पिरिडोन्स। क्या बोलते हैं इसको? पिरिडीन में ओन लगा दिया जाए, कीटोन लगा दिया जाए, तो पिरिडोन एक हमारे पास नया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अब पिरिडोन होते क्या है? देखो, क्योंकि पिरिडीन तो हमने देखा, थोड़ा अंदाजा लग गया कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, पर पिरिडीन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की बात है, इसी को लेवल 2 का नाम दिया जाता है, ढंग से देखना। तो पिरिडोन्स क्या होते हैं? बेसिकली पिरिडोन्स में पिरिडीन तो होता है, पर पिरिडीन में अगर मैं कहूं तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे कि सेकेंड नाइट्रोजन पे कार्बन पे और फोर्थ कार्बन पे अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हैं, ठीक है, किस पे करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच? सेकेंड पे और फोर्थ पे, तो यहां पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना, भी तो तुम्हें लगता है ये हाइड्रोक्सी पिरिडीन है, लेकिन बेसिकली ये टोटोमराइज कर सकते हैं। आप जरा सोचें, दिस विल बी अंडरगो टोटोमराइजेशन, और टोटोमराइजेशन अगर करेंगे दिस विल बी अ केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, ये तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन हो गई। H अगर यहां से शिफ्ट होके इस कार्बन पे चला गया, जैसे कीटो इनोल टोटोमराइजेशन पढ़ते थे ना हम लोग यार, जैसे ये इनोल है और ये इनोल टोटोमराइज करता था तो क्या बना देता था, यहाँ C डबल बॉन्ड O यहाँ लगा करके C डबल बॉन्ड O, और मान लो ये H लगा हो या कुछ भी लगा हो, R ग्रुप जो भी लगा हुआ हो, है ना, और ये H यहाँ चला जाता था तो ये इनोल फॉर्म और ये कीटो फॉर्म हो जाते थे। बेसिकली यहाँ से अगर ये टोटोमराइज होगा तो C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहाँ NH बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, इसी को पिरिडोन्स कहा जाता है। कीटो फॉर्म यहाँ पे आ गए, कीटो फॉर्म, है ना। वैसे ही दिस वन, जैसे कि आपने एक्सटेंडेड टोटोमराइजेशंस पढ़ा था बच्चों, याद है आपको? पक्का याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे आपने एक्सटेंडेड टोटोमराइजेशन इस तरीके से पढ़े थे ना, यहाँ OH है तो आपने इस तरीके से इसको टोटोमराइज किया था, फोर्थ कार्बन पे पहुंच गया था ये, और यहाँ C डबल बॉन्ड O H यहाँ पे आ गया था। तो बेसिकली यहाँ भी क्या हो सकता है, ये जो H है, दिस H विल बी देयर, है ना, और N पे H आके लग सकता है।
तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह काउंट हो जाएगा, है ना। रिएक्शन है, बॉन्ड सिग्मा टूट रहे हैं, ये C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ आपके पास NH आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, तो इसी को पिरिडोन्स का नाम दिया जाता है। और इसको सेकेंड कार्बन पे है, दिस इज कॉल्ड 2 पिरिडोन, और अगर ये फोर्थ कार्बन पे है, दिस इज कॉल्ड 4 पिरिडोन्स। तो ये मॉलिक्यूल एक है जो पिरिडीन्स के लिए, पिरिडीन मतलब एक तरीके से पिरिडीन मोइटी यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें भी कुछ रिएक्शंस होंगे जिनको पढ़ना है, तो इसके रिएक्शंस भी हमारे काम की रिएक्शंस हैं। जरा इसको ढंग से देखिएगा। तो बेसिकली पिरिडोन्स में आप देखिए कि ये दोनों फॉर्म जो होते हैं, ये दोनों फॉर्म एरोमेटिक होते हैं, इस बात को मानिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों फॉर्म एरोमेटिक होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फिनॉल फॉर्म को देखा होगा, और फिनॉल में जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, ये तो समझ में आ गया होगा कीटोइनोल टोटोमराइजेशन से हो रहा है। जरा सोचो कि यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते थे कि क्लेडन भी कहती है कि भैया जब आपके पास फिनॉल था ना, फिनॉल, तो फिनॉल में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फिनॉल में आप क्या करते थे, इसको टोटोमराइज करते थे। अगर इसको टोटोमराइज कर दिए हो तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाता था और ये एरोमेटिक रहता था, इसलिए ये इसी फॉर्म में ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन पिरिडोन्स में क्या होता है कि इन दोनों फॉर्म में ये दोनों तो एरोमेटिक होते हैं, बट यहाँ पे दोनों फॉर्म एरोमेटिक होंगे, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं मिलता था। और यहाँ पे सी आप कह सकते हो, यहाँ पे जरा सोचिए, यहाँ CO बॉन्ड जो है ना, ये ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है एज कंपेयर टू CN बॉन्ड, ठीक है। C डबल बॉन्ड O यहाँ मिला है, यहाँ डबल बॉन्ड CN है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होता है, आप कह सकते हो। जैसे आपने आईआर भी पढ़ा होगा, तो इसकी जो क्या कह सकते हैं, इसमें जो स्टेबिलिटी है थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए ये जो फॉर्म होता है ना, ये ज़्यादा पाया जाता है। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा मिलते हैं इसके कंपेरिजन में, समझ गए। तो पिरिडोन्स को आप दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको भी इस तरीके से या इस तरीके से, पर ज़्यादातर मिलता किस फॉर्म में है, ये एरोमेटिक दोनों फॉर्म है, और यहाँ CO बॉन्ड की वजह से ये ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है कीटो फॉर्म इसका। आगे बढ़ते हैं, तो पहले इसको मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं, फिर इसकी केमिकल बिहेवियर पे थोड़ा नजर डाला जाएगा। तो पिरिडोन्स क्या होते हैं बेसिकली बच्चों, वो आपने थोड़ा समझ लिया है। अब मेरा अगला सवाल क्या है, जरा ये थोड़ा देखिए। तो पिरिडोन्स जब रिएक्शंस करते हैं तो कैसे रिएक्शंस करते हैं, बेसिकली ये इस तरीके से मिलते हैं, और मिलने के बाद जब भी ये किसी भी, और ये क्या करते हैं, देखो ये लोन पेयर है तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ का लोन पेयर वापस आता है और ये अटैक इस पे कर देते हैं। और जब ये इस पे अटैक कर देते हैं तो पिरिडोन्स में जरा सोचिए, N पे वापस ये यहाँ पे आएगा और O से इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो जाएगा, और N पे प्लस होगा, और लास्ट में इस प्लस को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और मेरे सामने जो न्यूक्लियोफाइल है, जो ये है O, और यहाँ पे क्या है, कोई भी ग्रुप जो R मान लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन सेंटर से अटैच हो जाता है। तो बेसिकली पिरिडोन्स की ये रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए पिरिडोन्स की रिएक्शंस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अब होंगी। पिरिडीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रिएक्शंस हो जाएंगी, पिरिडोन्स की। तो ये कैसे आगे बढ़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जैसे पहला रिएक्शंस अगर मैं कहूँ आपसे, तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक पिरिडोन दिया हुआ है और पिरिडोन्स में हमारे पास यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड को डाल दिया गया है और कोई बेस डाल दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा जरा सोचिए कि यहाँ जो N का लोन पेयर है, दिस लोन पेयर विल बी अटैकिंग लाइक दैट, और यहाँ से आयोडीन को लेफ्ट कर दिया जाएगा। और अगर आयोडीन को लेफ्ट कर दिया जाएगा तो मेरे पास रिएक्शंस कैसे होंगी बच्चों, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या लग गया है CH3, और यहाँ N पे चार्ज क्या डेवलप हो गया है, पॉजिटिव। और यही जो बेस है वो इस H को खा के, और यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में OCH3 ग्रुप को यहाँ पे काउंट कर देगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पिरिडीन में रिएक्शंस करा के आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली पिरिडोन्स में मान लीजिए अगर यहाँ पे कीटो फॉर्म लगा होता, पाई बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ NH है, और यहाँ मिथाइल आयोडाइड मैंने डाला है, बेस भी डाला है, तो देखिए जब भी रिएक्शंस होगी N का लोन पे रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, अटैक होगा, आयोडीन घर से बाहर हो जाएगा। और अगर आयोडीन घर से बाहर हो गया तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ O, और यहाँ पे बन गया CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज बनते ही यहाँ जो बेस है, दिस बेस विल बी अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एटम, और वी हैव अ लाइक दैट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आपको OCH3 ग्रुप यहाँ पे मिल जाएंगी। नोट इट डाउन। तो मतलब पिरिडीन्स की जो रिएक्शंस हैं वो आपको इस तरीके से समझनी चाहिए। तो ये एक रिएक्शंस है जिसमें हम अल्काइलेशंस की बात कर लेते हैं।
और इसका जो सबसे फेवरेबल रिएक्शन है, मतलब जिसमें हम लोगों को एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, वो कौन सी रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पिरिडोन्स को थोड़ा सा समझिए, इसके कुछ रिएक्शंस हैं जिस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है जिस पे हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे, दैट रिएक्शंस विल बी, देखना सेकेंड रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्शंस विद POCl3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? POCl3, यानी ये POCl3 जो है दैट रिएक्शन विल बी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हैं। और यहां पे बेसिकली क्या होता है, दैट रिएक्शंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 अमीनो पिरिडीन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन का काम करता है, और किस में कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट कर देते हैं 2 अमीनो पिरिडीन में, 2 क्लोरोपिरिडीन में। तो कैसे रिएक्शंस होते हैं जरा देखिए, मैकेनिज्म क्या होगा। N का लोन पेयर आया, O पे माइनस अटैक, और आप समझ सकते हैं Cl को भगाना पड़ेगा, और जैसे Cl को यहां से आप रिप्लेस करोगे, यहां आपके पास बन चुका है पाई बॉन्ड, यहां लग गया है पाई बॉन्ड, यहां लग गया है, यहां आपके पास ऑक्सीजन है, यहां आपके पास फॉस्फोरस है, Sp डबल बॉन्ड O, Cl एंड Cl, 3 Cl में से एक को बाहर निकालिए और N पे क्या बन गया? प्लस चार्ज। देखते चलिए इसको। तो अगर 2 अमीनो पिरिडीन आपके पास रखा हुआ है, आपके पास पिरिडोन है और POCl3 आपने डाला है, तो सिंपली O का अटैक हो गया। O का अटैक होते ही POCl2 बन चुका है ये POCl3 से। अब यहां जो Cl माइनस लेफ्ट होता जरा सोचिएगा, Cl माइनस जो लेफ्ट होगा वो 2 काम कर सकता है, या तो इस H को खा जाए, है ना, और यहां, या फिर वो इस कार्बन पे अटैक करे और ये बॉन्ड को शिफ्ट करे। देखिए, और जैसे ही शिफ्ट करता है तो बेसिकली इसकी जो प्रॉपर रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ आपके पास मान लीजिए N बना, और ये बॉन्ड शिफ्ट करते ही लोन पेयर बन गया, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, Cl और Cl है, ठीक है बच्चों। और यहाँ फिर N का लोन पेयर आता है और दैट विल बी द लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप बनने के बाद यहाँ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्लोरीन और H N पे प्लस है, और आपको पता है लास्ट में डीप्रोटोनेट कर देगा ये इसको, और फाइनली वी विल सी कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरो ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप रिएक्शंस करने जाओगे तो इस बात का ख्याल रखें कि आप इसको कैसे मतलब इस रिएक्शंस को आगे कैसे बढ़ा रहे हो। तो 2 क्लोरोपिरिडीन यहाँ पे बनती है, 2 क्लोरोपिरिडीन यहाँ पे बनता है। तो ये रिएक्शंस आप चाहे सेकेंड पोजीशंस पे कीटो को रख करके बनाइए या 4th पोजीशंस पे कीटो को रख के बनाइएगा, सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। तो एक बार इसको ढंग से नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग इस पे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चलिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। मान लें मेरे सामने मॉलिक्यूल दिया गया है ये N, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपको बोल दिया गया है भैया POCl3 मैंने डाल के दे दिया है। जरा बताइए क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। मैकेनिज्म आप बनाइएगा और मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरे सामने जो प्रोडक्ट बनने वाला है, दिस वन विल बी द प्रोडक्ट। 2 क्लोरो या 2,4 पे आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार है। और फर्दर मैंने यहाँ पे बोल दिया है, देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि चलो NaSH मैंने डाल दिया है, ठीक है, NaSH3 डाल दिया है। बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। फर्स्ट POCl3 है और सेकंड NaCH3 है। तो आप क्या करोगे, आप समझ चुके हो कि भैया यहाँ से इस पे अटैक होगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो भी आपने देखा, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। पक्का समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग POCl3 का इस्तेमाल करके क्लोरोपिरिडीन्स बना सकते हैं, और क्लोरोपिरिडीन्स में तमाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपने पढ़ा था उसको अंजाम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब कहानी क्या होती है, कभी कभी आपको इसको बनाने के लिए कहा जाता है। अब ये बनाया कैसे जाता है, देखो जरा। पिरिडोन्स को रिएक्शंस तो हम लोग समझ गए, मेनली इसकी POCl3 के साथ रिएक्शंस कन्वर्जन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब इसकी रिएक्शंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जरा देखो तो पिरिडोन्स को बनाया कैसे जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे एनिलीन N2+ है, ठीक है, तो N2+ में अगर वाटर को डाल देते हो तो वो फिनोल बनता था कि नहीं, याद करो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, है ना भाई। तो N2+ को आप फिनोल में कन्वर्ट कर देते थे, और कभी कभी हमें N2+ बनाने के लिए NH2 का इस्तेमाल करना पड़ता था, और NH2 मेरे पास है, और NH2 में अगर हम लोग HNO2 को डाल देते हैं तो HNO2 इसको N2+ बनाता था और N2+ इसको फिनोल में कन्वर्ट करता था।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे पिरिडीन को रखता हूँ और पिरिडीन को रखने के बाद यहाँ पे NH2 को कंप्लीट करता हूँ और ये कंप्लीट रिएक्शंस है देखो, और यहाँ पे मैं HNO2 को डाल देता हूँ फर्स्ट, है ना, उसके बाद H3O+, ठीक है A। तो आप बताइए HNO2 को डाला है तो यहाँ क्या होगा, NH2 है, और NH2 होते ही समझ ही गए होंगे क्या बनने वाला है, यहाँ पे N2+, और अगर ये N2+ बनने वाला है उसके बाद यहाँ पे आप H2O को डालिए, और H2O को डालने के बाद आपको पता है दैट विल लेफ्ट दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बना क्या देगा, ये OH, और ये तुम्हारा बन गया क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है। और इसी को टोटोमराइज कर दीजिए, टोटोमराइज करने के बाद यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल। तो इस तरीके की कभी कभी रिएक्शंस आपको दी जाती है, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि इसको बनाने के लिए कह दे और उसके बाद रिएक्शंस को आगे बना दे, और फर्दर यहाँ पे क्या डाल दे, POCl3, जो कि इसको 2-क्लोरोपिरिडिन में कन्वर्ट कर देगा। बना सकते हो ना ऐसे रिएक्शंस। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। नोट करिए बच्चों, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो पिरिडिन के बाद है आपका पिरिडोन, जिनकी स्टडी हम लोगों को करनी होती है। अब अगला टॉपिक पिरिडिन के रिएक्शंस में ही पढ़ा जाता है, जिसमें हम लोग मिथाइल पिरिडिन की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करेंगे हम लोग, मिथाइल पिरिडिन की। तो मिथाइल पिरिडिन का मतलब क्या होगा, जरा देखो इधर समझना। मिथाइल पिरिडिन, क्योंकि पिरिडिन में थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लगा करके भी पढ़ा जाता है, जैसे अभी मैंने कीटो फॉर्म इसका बना दिया, अब ये है CH3 ग्रुप। तो इससे होता क्या है कि जब यहाँ पे हम लोग कोई बेस डाल देते, जैसे NaOH को डाल दिया, NSH को डाल दिया, तो ये क्या करता है, दैट यहाँ CH3 ग्रुप है। तो जरा सोचिए कि अगर ये रिएक्शंस आगे बढ़ी और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो जो O- है ये H पे अटैक कर जाता है, और H पे अटैक करने के बाद वी विल सी कि यहाँ बन जाते हैं कार्बोनाइन। और आपको पता है ये कार्बोनाइन स्टेबलाइज करने के लिए माइनस चार्ज को रेजोनेंस करा देंगे, और आप देख सकते हैं, और ये माइनस चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने पे ये कहानी बन जाएगी N पे माइनस की। फाइन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हमारा एसिड बेस है वो इस CH3 के एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन रेजोनेंस करके मूव स्टेबलाइज हो सकता है। और अगर यहाँ भी आप समझ सकते हैं, देखो इधर, अगर यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा के OH- NOH को डाल दिया गया है, तो यहाँ भी आपके पास H और H है, और ये जो NaOH है वो OH- इस H पे अटैक कर सकता है, और H पे अटैक करने के बाद ये कहानी थोड़ी सी बदल सकती है, और यहाँ बन सकता है CH2-, और ये CH2- जो आप देख रहे हो दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। तो इसलिए जो कभी कभी रिएक्शंस जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना पिरिडिन की, तो उसमें CH3 ग्रुप का थोड़ा सा रोल आ जाता है, क्योंकि ये माइनस चार्ज बना करके रेजोनेंस कराना शुरू कर देता है। रेजोनेंस कराने के बाद कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे अगर है, तो ये माइनस वापस आया और इस पे अटैक हो जाता है, और अल्काइल जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है दैट ग्रुप विल बी द CH2, और यहाँ पे बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही कहानी चलेगी, यहाँ भी माइनस चार्ज है, ये अटैक करेगा, ये अटैक कर जाएगा, और फाइनली वी हैव दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएंगे। तो जब भी हमारे पास पिरिडीन के सामने मिथाइल ग्रुप अगर डाल करके दिया जाएगा, तो रिएक्शंस इस तरीके से सामने आते हैं, और हमें थोड़ा अंदाजा लगाना होगा। ठीक है बच्चों। अब कैसे रिएक्शंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल सकता है, देखो आगे बढ़ते हैं, समझ लो इस बात को, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आगे एग्जाम में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपको दिया हुआ रहेगा, बेस सिस्टम दिया हुआ रहेगा, एटलीस्ट मॉलिक्यूल किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं ये अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। ठीक है बच्चों। बेसिकली मान ले अगर मेरे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया और यहाँ पे CH3 ग्रुप को लगा करके दिया गया है, ठीक है, और यहाँ मुझसे कहा गया है कि जरा आप यहाँ पे NaOH ले लीजिए और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, जरा प्रोडक्ट यहाँ बना के देखिए क्या बनेगा। जरा आप इस मैकेनिज्म को प्रपोज करें कि क्या यहाँ पे जो 2-मिथाइल पिरिडिन है, इस 2-मिथाइल पिरिडिन में अगर बेसिक सिस्टम डाला गया हो और एल्डिहाइड भी डाल दिया गया हो, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, जरा सोचिए। तो अगर मैं NaOH को यहाँ डालता हूँ तो बेसिकली फर्स्ट मेरा रिएक्शन यही होगा कि भैया ये CH3 ग्रुप, अब कहीं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मत करा देना है, क्योंकि CH3 इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप।
तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शंस क्या होगा, दैट इज अ एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शंस करते यहाँ CH2 माइनस आ जाएगा, और आप समझ सकते हैं दैट विल अंडरगो अ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, और उसके बाद इसको N पे जो कार्बन माइनस आया है दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, और वी हैव दिस मोइटी, एंड कार्बन के साथ यहाँ क्या बन जाएगा, ये कार्बन इस पे अटैक करके OH ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ फिनाइल, और आपको पता है अल्डोल कंडेंसेशन की तरह बेकार्बनाइन बन सकते हैं। सोचिए, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल तो बनेगा, दैट अल्कोहल अगेन ये जो है प्रोटोन है, दैट प्रोटोन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, ये स्टेबलाइज्ड है, इवन से भी मैकेनिज्म बना देंगे, और मैकेनिज्म बनाने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन के तैयार है। तो एक अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जैसा प्रोडक्ट बन के तैयार हो सकता है। फाइन, तो ये रिएक्शंस भी आपके काम की हो सकती है, जरा नोट कर लीजिए इसको। फाइन बच्चों, आप थोड़ा दिमाग लगा करके जरा इस रिएक्शन को मुझे बताइए कि इफ़ आई एम सेइंग कि मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एंड वी हैव NaOH एंड मिथाइल ब्रोमाइड फर्स्ट, पहले इसको NaOH डाल दिया और उसके बाद यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड को मैंने डाल दिया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जरा बताए जल्दी से, ट्राई करें इसको। अगर ट्राई करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब NaOH डाला गया है तो वो किस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, इसके हाइड्रोजन को या इसके हाइड्रोजन को, ऑफ कोर्स यार इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पे माइनस बनाने के बाद ये नेगेटिव चार्ज केवल डिलोकलाइज होगा, कभी N के लोन पेयर N पे माइनस चार्ज नहीं क्रिएट करेगा। आप बना के देखिएगा, क्योंकि NaOH है, इस H पे अगर तुम अटैक भी कराओगे ये माइनस चार्ज एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि ये N पे माइनस चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन इस कार्बन पे माइनस चार्ज बनाओगे तो वो रेजोनेंस करके एक तरीके से, है ना, ये N पे कर सकता है, और इस वजह से जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए वो यहाँ पे माइनस बनना चाहिए, और इस माइनस से फिर ये मिथाइल ब्रोमाइड को आप अटैच करा सकते हैं, Br को बाहर कर सकते हैं, और Br को बाहर करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी द प्रोडक्ट, है ना बच्चों। तो ये कहानी है थोड़ी सी, आप कह सकते हो अमीनोपिरिडीन्स की, जिसपे आप थोड़ा सा एक्ट करोगे, एंड एक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रिएक्शंस को अंजाम दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़े कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। पिरिडीन के साथ कोई ग्रुप अगर लगा दिया गया हो तो हम लोग उसके उसकी रिएक्शंस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अगला मॉलिक्यूल जिसको बोला जाता है DMAP। देखिए DMAP इसका नाम है, और इसका नाम होता है डाइमिथाइल अमीनोपिरिडिन। क्या है इसका नाम, डाइमिथाइल अमीनोपिरिडिन। ठीक है, जिसमें पिरिडिन मोइटी भी है लेकिन डाइमिथाइल अमीनो लिखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर आप बोर्ड पे देखें तो पिरिडिन है तो पिरिडिन तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप लगा है तो अमीनो ग्रुप यहाँ पे फोर्थ पे लगता है, और डाई पे मिथाइल है तो ये आपके पास CH3 और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो DMAP जो है, इन विच वी हैव अ pyridine moiety एंड नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट देयर, और इसकी वजह से ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दिस इज मोर बेसिक देन pyridine, मोर बेसिक है ये pyridine से। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दिस लोन पेयर विल बी पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस एंड मेक दिस नाइट्रोजन मोर बेसिक। आप कह सकते हो ना, ये एक्टिवेट कर रहा है इसको, है ना। जैसे हम लोग पढ़ते थे कि अगर एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर पे ट्रांसफर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, याद होगा शायद आपको, यहाँ NH2 है और यहाँ NH है, तो ये लोन पेयर पे ये डेंसिटी को बढ़ा दिया करता था, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती थी। यानी sp2 नाइट्रोजन पे अगर कोई ऐसा नाइट्रोजन जुड़ जाए जो उस पे लोन पेयर की डेंसिटी को इंक्रीज करता हो, दैट विल बी द मोर बेसिक इन नेचर। तो वही कहानी DMAP के साथ होती है, और ये एक अच्छा बेस भी बन जाता है, और अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करने लगता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर विल बी अ मोर न्यूक्लियोफिलिक आल्सो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है इसके पास। इसी वजह से इट इज अ गुड कैटलिस्ट, गुड कैटलिस्ट। अब ये गुड कैटलिस्ट का मतलब क्या बोलना है, क्योंकि एसाइलेशन रिएक्शनों में इनका इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से किया जाता है, यानी ये गुड कैटलिस्ट फॉर एसाइलेशन रिएक्शन। अब बोलो सर ये एसाइलेशन रिएक्शंस में गुड कैटलिस्ट का काम क्या करेगा, तो जरा सोचे। क्या कहा जाता है कि वी हैव एन
एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में आपको बोला जाएगा DMAP डाल दिया गया है और अल्कोहल डाल दिया गया है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड में अगर अल्कोहल को डालोगे तो अल्कोहल क्या करेगा, इसको एस्टरिफिकेशन बनाने का काम करता है। अभी सिंपल लेवल में अगर पढ़ो तो ये एस्टरिफिकेशन का काम करता है। तो डीमैप इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस को कैसे आगे बढ़ाता है, तो बेसिकली डीमैप का नाम काम क्या होगा, आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ आपके पास अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, NME2 लगा हुआ है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आप देख सकते हो। दिस विल बी अटैकिंग लाइक दैट, ये अटैक करेगा, बॉन्ड को इसको लेफ्ट करा देगा, और जब भी लेफ्ट कराएगा तो वी हैव अ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड N जो था यहाँ पे डबल बॉन्ड NME2 बन जाएगा। जरा सोचें, जब डीमैप आपके सामने किसी एनहाइड्राइड के सामने जाता है, डीमैप कभी एनहाइड्राइड के सामने जाएगा तो कौन से नाइट्रोजन से अटैक होगा, दिस नाइट्रोजन और दिस नाइट्रोजन, दिस इज डिलोकलाइज, दिस इज लोकलाइज, एंड इट आल्सो इंक्रीज द डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद इसको लेफ्ट कर देगा, और लेफ्ट करने के बाद वी हैव दिस मोइटी, और अगर दिस मोइटी बनने के बाद आप देखिए अदरवाइज अल्कोहल फिर आया, अटैक किया, अटैक करने के बाद देखो जरा ये लिविंग ग्रुप भी अच्छा बन जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट होंगे, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, रिएक्शंस कराया, आगे बढ़ा, और वी हैव एन एस्टर मोइटी, और दोबारा से ये मॉलिक्यूल दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, एंड वी हैव अ डीमैप, और ये फर्दर रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो इसलिए डीमैप का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए कभी कभी एनहाइड्राइडों के साथ इसकी रिएक्शंस अल्कोहलों के साथ दी जाती है, और डीमैप आपको रिएजेंट की तरह इस्तेमाल करने के लिए कह दिया जाता है, भैया कर दीजिए इसको और आगे की ओर इसको बढ़ा दीजिए। तो डीमैप के बारे में थोड़ा ध्यान आप रखेंगे। तो बेसिकली आपने देखा कि हम लोगों ने अभी तक मोस्ट प्रोबेबली इन रिएक्शनों को इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब मैं जो बात करने वाला हूं इसको नोट करना, डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो सबसे अच्छा मॉलिक्यूल है जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चाएं करेंगे, वो मॉलिक्यूल है आपका विच इज़ नॉन एज पिरिडीन ऑक्साइड, पिरिडीन एन ऑक्साइड। इनके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो क्या होता है पिरिडीन एन ऑक्साइड, जरा इसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। तो बच्चों पिरिडीन एन ऑक्साइड की बात अगर हम लोग करें तो क्या है, देखो जरा, यानी वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पिरिडीन एन ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, पिरिडीन तो नॉर्मल मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक का रोल आपने देख लिया, लेकिन पिरिडीन के अलावा भी पिरिडीन के सब्स्टिट्यूएंट लगा करके कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं और उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। तो पिरिडीन एन ऑक्साइड जो है वो क्या होता है कि यहाँ पिरिडीन है, दिस इज द पिरिडीन, एंड पिरिडीन में जब नाइट्रोजन पे आप एक ऑक्सीजन को अटैच करते हो, पर ऑक्सीजन अटैच कैसे होता है, प्लस और माइनस के फॉर्म में, दिस इज द पिरिडीन एन ऑक्साइड। और ये जो पिरिडीन एन ऑक्साइड है बेसिकली ये बनाया कैसे जाता है, बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करके पिरिडीन को पिरिडीन एन ऑक्साइड में कन्वर्ट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं कन्वर्ट, जनरली इसमें हम लोग MCPBA का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, MCPBA का, या फिर यहां इस्तेमाल होता है H2O2 का। ठीक है, तो MCPBA और H2O2 इनका इस्तेमाल करके हम पिरिडीन एन ऑक्साइड बना सकते हैं। तो H2O2 एंड MCPBA both are useful as reagent for the oxidation of pyridine। और अगर पिरिडीन एन ऑक्साइड बन गया तो ये पिरिडीन एन ऑक्साइड काफी यूजफुल रिएक्शंस करने वाला है। तो इस पिरिडीन एन ऑक्साइड में ये रिएक्शंस बेटर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दिखाता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी ये दिखाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिरिडीन एन ऑक्साइड की रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिरिडीन की रिएक्शंस यहाँ पे एंड हो जाएंगी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 मेंबर्ड रिंग्स में, क्योंकि 6 मेंबर्ड की फिनिश करने के बाद 5 मेंबर्ड की रिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारी रिएक्शंस हम लोग 5 मेंबर्ड की स्टडी करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।